हमें फोन करते हैं, कहते हैं सर अब ना खुले तो मर जाएंगे। बट ये चीज अगर फैल गई, हमारी प्रोजेक्शंस क्या है कि अगर ये फैलना शुरू हो गया, जो आप खुद भी ये सोच रहे हैं कि मई मुश्किल महीना होगा आपके लिए, अगर खुदा ना खास्ता आप लॉकडाउन नरम करते हैं और ये फैलती है, फिर क्या करेंगे? देखिए काशिफ, ये पहले तो ये जेहन में डाल लें कि आप पूरा लॉकडाउन भी करेंगे ना तो फिर भी इसने रुकना नहीं है, क्योंकि अगर रुकना होता तो रुक गई होती। यानी सिंगापुर में लॉकडाउन किया उन्होंने, खुला फिर फैल गई। इसके साथ हमें रहना पड़ेगा। हर मुल्क ने अपनी कंडीशंस के मुताबिक एडजस्ट करना पड़ेगा। पहला तो इससे है, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो कर्व है उसकी फैलने की, वो एकदम स्टीप ऊपर ना चली जाए। अब मुझे ये जो डॉक्टर्स की बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि डॉक्टर्स इस वक्त वो कम्युनिटी है जो बिल्कुल फ्रंट लाइंस में लड़ रहे हैं और हमें इनका पूरा सोचना चाहिए। लेकिन और जो बात की मस्जिदों में या भी रमज़ान में हम क्या करेंगे, मैं ज़रा इसका जवाब देते हैं। देखिए, हमारे पास दो ऑप्शंस थी। हमें ये समझ आ गई कि लोगों ने मस्जिदों में जो मर्जी हम कर लें, इन्होंने जाना है। और ये हमारी, मैं अपनी कौम को जानता हूँ, मुझे पता है कि ये हमारी रमज़ान में लोगों ने निकलना था, हमने सारी पहले कोशिश की। और मैं ये वाज़े कह दूं कि घर में इबादत करनी चाहिए रमज़ान में, लोगों को नहीं निकलना चाहिए। जब हमें पता है कि ये मसला है और हमें पता है जितने जमा होंगे तो घर इबादत करें। और तकरीबन सारी मुसलमान दुनिया में उन्होंने मस्जिदों में रमज़ान में इबादत की इजाज़त नहीं दी। लेकिन हमें ये पता चल गया जब हमने मुशावरत शुरू की कि हम जो मर्जी कर लें, लोगों ने निकलना है। फिर दूसरे प्लान बी पे आ गए। हमने जब सोचा कि अगर निकलना है तो क्या ये अच्छा लगेगा, रमज़ान के दौरान पुलिस जा रही है, नमाजियों को पकड़ के जेलों में डाल रही है, ये सारा सीन, या एक जिम्मेदार मुल्क बन के हम उलमा को अपील करें कि देखें आप फिर अगर निकलना है तो एक TORs यानी कंडीशंस के बीच में जो 20 शराइत रखी कि इनके बीच में रह कर निकले, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी हो जाए, वो कालीन जो भी चीज़ें बड़ी केयरफुली 20 पॉइंट्स बनाए गए। लेकिन आखिर में ये कहा कि अगर ये वायलेशन हुई और हमें ये पता चला कि लोगों के निकलने की वजह से और मस्जिदों में नहीं अगर उन्होंने डिसिप्लिन किया और ये फैला, तो फिर हम बंद कर देंगे, फिर मस्जिदें बंद कर देंगे। कौन करेगा? पुलिस करेगी, रेंजर्स? अब हर जगह ये उलमा के साथ हमारी मीटिंग हुई है, ये एग्रीमेंट हुई है उसके ऊपर। तो एक तो उनके ऊपर जिम्मेदारी है, अब हमारे उलमा जिन्होंने हमें गारंटीज दी हैं, इन सब पे अब जिम्मेदारी है। ये तो डेली वेजेस का इशू भी नहीं है मस्जिद में जाना, तो आप एक्शन ले सकते थे इस पे। तमाम मुस्लिम वाले से बंद कर दिया। अच्छा, एक कॉल इसका सॉरी मैं पहले कंप्लीट कर लूं। देखिए, इसका डेंजर क्या था, जब हमें पता चल गया कि जो भी इन्होंने फैसला किया हुआ है कि जो भी हम कर ले, इन्होंने जब करना ही है, लोगों ने निकलना ही है, तो फिर दूसरी चीज ये कोशिश की कि एक ज़ाब्ता इखलाक, एक उसके बीच में एक शराइत रखे, उसके बीच में निकले। लेकिन फिर एंड में ये भी फैसला हो गया, तो चेंज भी कर सकते हैं आप कि हम फिर इसको बंद भी कर देंगे। वायलेशन होगी जी, अगर वायलेशन हुई तो सारे उलमा ने राइटिंग में दिया है, वो तो फिर हम बंद कर सकते हैं। लेकिन सर, आपका आर्गुमेंट वीक नहीं होता उलमा के सामने जब आप कहते हैं ये भी खोल रहे हैं, ये भी खोल रहे हैं, लेकिन मस्जिद बंद हो गई, ये आर्गुमेंट वीक हो जाएगा। आपको कहेंगे जब ये खुद यहाँ पे लोग जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे? यही आर्ग्यूमेंट्स उलमा ने दी कि देखिए आप कंस्ट्रक्शन खोल रहे हैं, उसके साथ हम फिर SOPs दे रहे हैं कि इस तरह डिस्टेंसिंग और जो भी उनको एहतियात करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि हमें भी वही कर दें, तो उनके पास आर्गुमेंट तो थी। अब देखें, हमने एक जिम्मेदार मुल्क की तरह, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं ये समझता हूं कि ये जो मैंने कई सीन्स देखे हैं कि लोग जो निकल रहे थे उनको डंडे मार रहे हैं, पुलिस पकड़ रही है, जेलों में डाल रही है, मैं समझता हूं कि एक जिम्मेदार, अब हमें एक जिम्मेदार मुल्क की तरह लोगों पे, अवाम पे जिम्मेदारी डालनी चाहिए। और फिर ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है, जब अगर हमने रियलाइज किया कि कहीं भी लोग फॉलो नहीं कर रहे डिसिप्लिन पे एक्शन ले लेंगे। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ डोनर है मंसूर अख्तर साहब हैं, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, हमारे साथ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब मौजूद है, क्या डोनेट करेंगे सर? जी, ये मेरे जी एम्प्लॉइज की तरफ से हमने 3 कैटेगरी बनाई, 5 से 16 1 दिन, 17 से 19 2 दिन और 20 से 22 ग्रेड की 3 दिन जी सैलरी। और ये 55,74,293 हुए
और ये जी मैं आपको एक बात बताता जाऊं, जो जज्बा है, मेरा एक मालिक खड़ा था, उसकी 12,000 तनख्वाह है, वो 5 से छोटा है। उसने कहा सर है कि मेरी आधी तनख्वाह गिन होनी, मैं आधी तनख्वाह देता हूं। उनसे तो हमने नहीं काटा, चुके वो तो 12,000 उनकी सैलरी है, 14,000। तो एनी हाउ जी, अल्लाह इस मुल्क को आफत से बचाए, ये हमारी तरफ से जी, एम्प्लॉइज की तरफ से। उसमें टीचिंग भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, सारों ने जी बड़ी खुशी से दी, और इंशाल्लाह फिर भी अगर जरूरत होगी हम करेंगे। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। प्राइम मिनिस्टर, आपने अभी मैशत की बात की और बार बार दैट्स द बिगेस्ट कंसर्न। अभी रिसेंटली आपने काफ़ी इनिशिएटिव्स भी लिए हैं गवर्नमेंट ने, लेकिन 2-3 चीज़ें थोड़ी सी ग्राउंड पे आके डिफरेंट हो जाती। आपका एक इनिशिएटिव था, आपने कहा सैलरी ज़रा के लिए लोन मिलने चाहिए, लेकिन जब लोन अनाउंस हुए स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को, उनका इंटरेस्ट रेट आ गया 4 से 5%। ओवरऑल इंटरेस्ट रेट आप 13 से ले आए हैं, 13.25 से 9 पे ले आए हैं। आई नो इट फॉर अ फैक्ट, तो आपकी जाती काविशों से हुआ है, गवर्नर स्टेट बैंक का मूड नहीं था नीचे लाने का, आपने करवा दिया, वो भी और नीचे होना चाहिए। लेकिन अगर इस टाइम पे भी अगर बिजनेसेस को वो इंसेंटिव्स देने में हिचकाहट होगी जिसमें पैसा नहीं लग रहा गवर्नमेंट का, लेकिन उनको इंसेंटिवाइज पहले सबसे पहले तो बड़ा मुश्किल प्रॉब्लम था हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इंसेंटिव्स देना, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा एम्प्लॉयर लोगों का है एग्रीकल्चर, उसके बाद है शहरों में कंस्ट्रक्शन। और तो हमारी कोशिश ये थी कि जिधर जिधर हम ज्यादातर लोग एम्प्लॉय हो सकें, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अब तक जो हमने इंसेंटिव्स दिए वो कभी नहीं दिए, कभी पहले पाकिस्तान में नहीं मिले। अब ये जो सेकंड फेजेस में आने लगे स्मॉल और मीडियम, इसके ऊपर मुझे बड़ी खुशी है कि हमाद अजहर बड़ा जबरदस्त एक प्लान लेके आ रहे हैं, आज या कल या परसों तक वो लॉन्च कर देंगे, और फिर हम और इंसेंटिवाइज करेंगे। इंशाल्लाह मेरी तो कोशिश ये है कि इंटरेस्ट रेट और भी नीचे आ जाए, लेकिन उसका वो प्रेशर पड़ जाता है कई दफ़ा एक्सचेंज रेट के ऊपर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस बारी प्रेशर नहीं पड़ा। तो हमारी पूरी कोशिश है, मैं आपको श्योर करता हूँ कि असल में हमें देखिए रिस्क तो है, ये इसमें कोई शक नहीं कि जैसे ही आप खोलते जाएंगे रिस्क बढ़ती जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन किसी तरह अगर हम ये जो ट्रैक एंड ट्रेस है, ये सबसे बेहतर तरीका आज तक ये है कि आपके पास, और इसके लिए वॉलंटियर फोर्स चाहिए जो ट्रैक एंड, इसके आपके पास बहुत लोग चाहिए इसके लिए कि और दुनिया भी आप देख लेंगे कि इसी तरफ जा रही है कि एक ही तरीका है ये, अगर आपने अपनी बिजनेसेस शुरू करनी है तो उसके साथ ट्रैक ऑन ट्रेस हो कि आप एकदम ट्रैक करें। और आप जबरदस्त सिस्टम है, ये बन गया हमारा जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है। पता नहीं, मैं आप सबको दावत दूंगा कि आप जरूर आके देखेंगे, हर रोज वहाँ बैठते हैं, सारे इदारे होते हैं, इसमें जबरदस्त ISI ने हमें एक सिस्टम दिया हुआ है जो ट्रैक एंड ट्रेस के लिए था, तो टेररिज्म के खिलाफ, लेकिन वो अब काम आ गया हमारी कोरोना के जो लोग हैं, वैसे इनको हम डरा देते हैं, जो कोरोना को किसी का कोई केस आता है वो, और वो फिर वो डर के छुप जाते हैं, वो हमारे नुकसान होता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि लोग सामने आए, लेकिन उनको ट्रैक करके फिर उनको एकदम एक कंप्यूटर के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फिर उनको ट्रैक करते रहेंगे। आपकी इंफॉर्मेशन। और हमारे साथ एक और कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। सलामत अली साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, सलामत अली साहब। सलामत बोल रहा हूँ जी, फैसलाबाद से तौसीफ ग्रुप का चेयरमैन हूँ, और मैं और मेरे दोस्त की तरफ से दूसरे से 2 करोड़ रुपया हम माशाल्लाह वज़ीर आज़म साहब को। लेकिन अब ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि मई में ये स्पाइक्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, एंड हम पिछले 4 दिन से देख भी रहे हैं कि नंबर्स हैव सडनली स्टार्टेड इंक्रीजिंग। 700 से ज्यादा केसेस कल रिपोर्ट हुए हैं। सो एक्चुअल प्रोजेक्शन फिगर्स हमारे पास अगले 1 महीने के हैं क्या, ताकि लोगों को पता लगे कि हाउ सीरियस इज दिस? देखिए मंसूर, हमारे पास जो अभी शुरू में बात की थी कि हमें इंफॉर्मेशन, यानी हम ये जो सुबह कमांड और ऑपरेशन सेंटर है हमारा, इसमें जो सारा डेटा एनालाइज कौन करता है, उसमें जो हमारे इन्फेक्शियस डिजीज के पाकिस्तान के टॉप स्पेशलिस्ट डॉक्टर फैसल यहाँ हैं, डॉक्टर शौकत है पंजाब से, और एक डॉक्टर फैसल आगा खान यूनिवर्सिटी के कराची से है। जो भी मटेरियल आता है, और डॉक्टर जफर, ये पहले बैठ के वो सारा डेटा एनालाइज करते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, अच्छा ये पूरी दुनिया की ट्रेंड्स फॉलो करते हैं। तो इन्होंने जो शुरू में प्रोजेक्शंस दी थी उसमें था कि हमारे अब तक 50,000 केसेस होने चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, बड़ा करम है अल्लाह का कि हमारे सिर्फ अभी अब जितने केसेस हैं, और हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि अगले हफ्ते तक में भी
हमारे 15,000 तक केसेस पहुंच जाएंगे। 11,000 हो चुके थे और 15,000 तक पहुंच जाएंगे। अब अगर देखें, अब ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर हमने एहतियात करते रहे और इसी तरह, क्योंकि अभी तक जो आप देख रहे हैं ट्रेंड्स, इससे हमें लगता है कि इससे कुछ ज्यादा केसेस नहीं आने लगे। और अगर हम एहतियात करते रहे तो हम सोचते हैं कि हमें जो मुश्किल वक्त आएगा, और वो आएगा मई, मिडल ऑफ मई से एंड ऑफ मई तक, ये हमारा एक मुश्किल वक्त होगा। मुश्किल वक्त का क्या मतलब ये कि जो 3-4% मरीज जो कोरोना की वजह से या उनकी उम्र ज्यादा है, या उनको कोई बीमारी है, या उनको ये 3-4 मसलन डायबिटीज, लंग्स की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर हो, वो उनकी जान खतरे में जाती है, तो उनको जरूरत पड़ती है हॉस्पिटलाइजेशन की। तो हमें जब तक कि हमारे हॉस्पिटल्स में, और अब तक अल्लाह का शुक्र है स्पेस, और हम समझते हैं कि 15 मई तक हमें इशू नहीं होगा, लेकिन अगर वो इतना ज्यादा आ गया हॉस्पिटल पे प्रेशर, जो आप देख रहे हैं इटली में, स्पेन में, न्यूयॉर्क में, तो उस तब हमें मुश्किल पड़ेगी। रेड लाइन क्या है? उसकी रेड लाइन क्या है? हम ये समझते हैं कि एंड ऑफ मई तक अगर तो हमारी ये केसेस इसी रेट पे गए तो हम कोप कर सकें, क्योंकि कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ऑफर कर दिया कि वो वेंटिलेटर्स उनके अब काफी बनने शुरू हो गए हैं, तो वो भेज देंगे हमें। तो अगर हमारी इंक्रीज अब जहां तक अभी कैपेसिटी है और कैपेसिटी ना बढ़ी, तो हम 15 में 20 में तक गुजारा कर लेंगे। लेकिन अगर ज्यादा प्रेशर आया तो अगर फिर हमारी कैपेसिटी भी बढ़ सकती है, और तैयारी भी पूरी कर रहे हैं हर रोज बैठ के इसकी तैयारी होती है। जी, वज़ीर आज़म साहब हमारे साथ हैं इस वक्त वकार यूनुस। अस्सलाम वालेकुम वकार भाई। जी वकार भाई। साजिद बशीर साहब है हमारे पास। जी अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। कॉल ड्रॉप होगी, अब दोबारा राब्ता होगा। जी समीर इब्राहिम। सारा आपने प्लान भी बताया, चैरिटी भी हो रही है, गवर्नमेंट ने भी बहुत इसमें काम किया है, जो लोगों को एहसास दिलाने की बात है, उसमें आप उलमा से भी बात कर रहे हैं। आप क्रिकेट खेलते रहे हैं, कप्तान की हैसियत से आप हमेशा हर जो आती थी स्टेज उसकी आपने स्ट्रेटेजी बनाई होगी। अब आप पाकिस्तान के कप्तान हैं, सबसे बिगेस्ट जो वरी आप एज ए प्राइम मिनिस्टर आने वाले 2-3 महीनों में आप उसको अगर आइडेंटिफाई कर सकें, और दूसरा थोड़ा सा मजीद अगर हमारे साथ शेयर कर लें। आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वेंटिलेटर्स भी दे रहे हैं, और किस तरह की इमदाद हमें अमेरिका से मिलने की उम्मीद है, जो कल आपकी उनसे गुफ्तगू हुई। देखिए जी, मुझे जो सबसे ज्यादा चीज, और पहले दिन से, अब से नहीं, जैसे ही हमने लॉकडाउन किया ना, तो मुझे सबसे ज्यादा, और मैंने कहा भी शुरू में कि मुझे ज्यादा खतरा है कि कोरोना से हमने लोगों को बचाते बचाते हमारे लोग भूख से मरेंगे, और मुझे अभी भी वो खौफ है। मुझे खौफ ये है कि हमने एकदम बंद कर दिया, और आप सोच लेना कि एक मुल्क में जिधर गुर्बत भी हो, 25% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हों, और अगले ऊपर 25% लोग ऐसे हों जो वनरेबल हो, यानी कि अगर झटका पड़े तो वो भी नीचे जा सकते हैं। तो उस मुल्क के अंदर जब आप बंद कर देते हैं सब कुछ, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ था। मैं समझता था कि हमने बिल्कुल ठीक किया, गैदरिंग्स बंद कर दी, क्रिकेट मैचेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, शादियां, ये बिल्कुल ठीक था। लेकिन जो हमने बंद करनी थी ना, बिजनेसेस, वो बड़ा सोच समझ के, छोटी दुकानें, छाबड़ी वाला, ये क्यों बंद करने की जरूरत थी? इनसे बहुत ऑटोमेटिकली सोशल डिस्टेंसिंग थी। तो जब आप खौफ पे फैसले करते हैं, जो नरेंद्र मोदी ने किया हिंदुस्तान में, बेचारे लोग 200-100 मील चलने के लिए बेचारे एकदम ट्रांसपोर्ट खत्म हो गई, तो जो मुश्किलात आई लोगों को, ये गलत फैसले होते हैं हमेशा। तो मुझे अभी भी डर है कि हमने जो, जब तक हमारी इकोनॉमी चलनी शुरू होगी, कंस्ट्रक्शन, मुझे डर ये है कि हमारे गरीब बस्तियों के अंदर लोगों के हालात बिगड़ेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम जल्दी से जल्दी इन तक, यहाँ हमारा जो फायदा है, हमारी पे जो कमी है, हमारे पास पैसे की कमी है। 8 अरब डॉलर हम खर्च कर रहे हैं, जिस तरह मैंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने 2000 अरब डॉलर, 2200 अरब डॉलर पहले खर्च, और उसने मुझे कल कहा कि 2000 अरब डॉलर मजीद और खर्च करने लगा वो। तो जिस मुल्क, उनके पास हमारी रिसोर्सेज देख लें, तो हमारी तो ताकत ही ये है कि एक बड़े लोग चैरिटी देते हैं इस मुल्क में, हर मुश्किल वक्त में कौम खड़ी हो जाती है। और दूसरी एक यूथ है, यंग पॉपुलेशन है। यंग पॉपुलेशन निस्बतन उसकी रिस्क कम है इस कोरोना से, तो उनको अगर हम यूटिलाइज कर लें, जो हमारी कोशिश है, ताकि ये ट्रैक एंड ट्रेस में भी मदद करेंगे,
जब हमने ट्रैक करना है, फिर अगर हमने किसी को क्वारंटीन करना है एक महल्ले को, तो तब भी हम मदद करेंगे वहां जाके, क्योंकि एक मिनट, चाइना जो कामयाब हुआ वुहान सिटी के अंदर, तो उन्होंने जो पाकिस्तानी भी स्टूडेंट्स वहां जो उनसे बात हुई, उन सब ने कहा कि घर तक वो पहुंचाते थे सारी बुनियादी जरूरियात की चीजें, तो तब वो बंद किया ना 2 महीने। तो इसलिए मुझे डर ये है कि हम बस ये जो हमारा एक वनरेबल तबका, गरीब तबका, इस तक हम पहुंच जाए जब तक इकोनॉमी नहीं उठती। जी चौधरी सलामत अली, और अब हमारे साथ लाइन पे वकार यूनुस आ गए हैं। जी वकार भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम फैसल, और मेरा सबको सलाम स्किपर। जी वालेकुम सलाम। जी वकार भाई, आप मेरा क्या कहना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही है स्किपर एंड एवरीवन के 1992 को जब याद किया जाता है तो एक बड़ी खुशी की लहर दौड़ती है और हम बड़े खुश थे। अगर उस जमाने में हमारी कौम ने जिस तरीके से चैरिटी दी और जिस तरीके से अपना दिल खोल के पैसे दिए या मदद की, हेल्प की, शौकत खान बनाने के लिए, तो मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि जो अब हालात हैं मुल्क के, सबको मालूम है मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मुल्क की इकोनॉमी का भी इशू है। तो इस सिलसिले में इस वक्त मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी दुनिया में जो पाकिस्तानी हैं वो उठ खड़े होंगे और इस वक्त में पाकिस्तान की हेल्प करें, क्योंकि हम हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं, अदरवाइज हमारी कोई वक़्त नहीं है। तो मेरी अपील यही है सबसे, एक तो जो अभी इसके ऊपर बात कर रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेक श्योर के एहतियात की जाए, क्योंकि इसको फैलना नहीं चाहिए, और दूसरा ये कि इस मुश्किल वक्त में, मुश्किल घड़ी में सब पाकिस्तानी से अपील है कि प्लीज दिल खोल कर डोनेशन दें ताकि ये मुल्क हमारा जो है ये दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। बहुत शुक्रिया वकार, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया वकार जी। मुनीबा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी बिल्कुल, आपसे सवाल पूछना चाहूंगी खान साहब, बहैसियत इंसान, नॉट एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ग्लोबल क्राइसिस है, मोराल बहुत डाउन है लोगों का पूरी दुनिया में, व्हाट कीप्स यू गोइंग, बिकॉज यू कैन नॉट अफोर्ड टू गिव अप, आपको क्या चीज हिम्मत देती है, व्हाट यू लुक फॉरवर्ड टू एवरी सिंगल डे? देखिए, मैं बिलीव करता हूँ, मुझे सिर्फ एक मसला है कि देखिए जब लोग भूखे होते हैं और मुश्किल में होते हैं, और वो हैं इस वक्त, और इसलिए मैं चाहता भी हूँ कि लोग जाके कभी ये ज़रा देखें कच्ची आबादियों में और गरीब बस्तियों में कि वो क्या क्या उनके ऊपर गुजर रही है, और वो बड़े बुरे हालात हैं उनके। इसलिए तो एक तो ये चीज़ है, ये तकलीफ देती है, और हम सबको है, बहैसियत कौम हम सब की ड्यूटी है कि हम जोर लगाएं, और गवर्नमेंट इंशाल्लाह पूरा कोशिश करिए। मुझे बड़ी खुशी होती है ये जब मैं देखा औरतों को ये आती हैं और उनको 12,000 रुपया मिलता है और वो दुआएं देती हैं, ये बड़ा अल्लाह का शुक्र है। और कोई सिफारिश नहीं, उनको सिर्फ एक मैसेज आती है कि आप जाके पैसे ले लें। लेकिन मेरी जो एक इंस्टिंक्ट और हमेशा जिंदगी में एक चीज़ रही है कि जो क्राइसिस होता है वो एक अपॉर्चुनिटीज़ भी बड़ी दे देता है, और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी है हमारी कौम के लिए। मसलन ये कंस्ट्रक्शन के लिए मैं पैकेज देना चाहता था, बड़ी देर से वो दे नहीं सकते थे क्योंकि हम जकड़े हुए थे, फैटफ एक तरफ, IMF एक तरफ, वो हमने बड़ा ज़बरदस्त पैकेज दिया, और असल में जो कंस्ट्रक्शन है वो इस मुल्क को उठाएगी। जो हमने ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, गरीबों के लिए घर बनाना, अच्छा, वो बड़ा अच्छा पैकेज था, लेकिन इंटरेस्ट रेट भी बड़ा ऊंचा था, और फिर हम हर किस्म का पैसा चाहते थे इसमें आए, लेकिन वो फैटफ की वजह से वो कहते थे ये नहीं आप कर सकते, वो तो ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है। और अगर हमारी ये कंस्ट्रक्शन चल पड़ी, एक चीज चल पड़ी कंस्ट्रक्शन, वो नौकरियां भी लोगों को देगी, वो सारी इकॉनमी 40 और इंडस्ट्रीज है उसके साथ रिलेटेड है, वो सब चल पड़ेगी, तो एक ही अपॉर्चुनिटी है। और दूसरा ये कि मैं ये चाहता हूँ कि एक हमारा मसला बहुत बड़ा वो पावर सेक्टर का है। पावर सेक्टर हमारे लिए एक अब क्या मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा अजाब ये कि एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए महंगी बिजली है और लोगों को दे रहे हैं सस्ती बिजली, अब कीमत बढ़ाते हैं, लोगों को मुश्किल और कीमत बढ़ाते हैं, इंडस्ट्री को प्रॉब्लम, उनको सब्सिडाइज करते हैं, वो उधर से पैसे कम, और फिर वो अगर और जो डिफरेंस है वो सर्कुलर डेट, तो ये अजाब बना हुआ था। तो अब एक हमें मौका मिल गया कि इस क्राइसिस के अंदर हम ये कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर बात करें, नहीं मुल्क के लिए मुश्किलात हैं
उसी तरह हमारा गैस का और LNG का कॉन्ट्रैक्ट, वो इतना महंगा, इतनी महंगी गैस ले रहे हैं, यहाँ सस्ती बेच रहे हैं, वो लेट अस। सो ये चीजें एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। अगर हमने अपने पावर की जो हमारी जो एनर्जी की अगर हम ये रैशनलाइज कर गया, अच्छी इनकी कीमतें नीचे ले आए बिजली की, ये तो इससे हमारी इंडस्ट्री को भी फायदा होगा, लोगों को भी फायदा होगा, इन्फ्लेशन भी नीचे चली जाएगी। क्या आप कतर से नेगोशिएट करने का प्लान है आपका, ये LNG वाला कॉन्ट्रैक्ट? इस पे आते हैं, बात वो इसकी वो बहुत ज्यादा शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं बात करने का। डॉक्टर हारून, अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, हारून फ्रॉम लंदन, डॉक्टर हारून फ्रॉम लंदन। डॉक्टर साहब बोल रहे, कौन बोल रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, आप क्रिकेट का कोई मैच नहीं छोड़ते? जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब कितना पैसा जमा किया? आज बड़ा अच्छा मैच हो रहा है भाई, अच्छा मैच हो रहा है। हम बता के सेंचुरी बनेगी तो मैं पास दे रहा हूँ, अबाउट 2 लाख रुपीज। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अगले कॉलर है। बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम अकरम हमारे साथ हैं, विनिंग टीम का हिस्सा 92 वर्ल्ड कप। वसीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम वसीम। टू द होल कंट्री ऑफ कोर्स। यू नो, मैं आपको काफी देर से सुन रहा हूँ, आप सब लोगों को, हमारे जो सीनियर एंकर सारे बैठे हैं, सब कुछ सुन रहा हूँ। एंड आई थिंक एंड ऑफ द डे जो मेरी एक अपार्ट फ्रॉम जो हम ये जमा कर रहे हैं आपके एहसास प्रोग्राम के लिए, उसके लिए तो हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी, अब तो रमजान नहीं आ रहा है, आई एम श्योर कि अब मुझे पता है, यू नो, सिंस आपके साथ हम ये 90 से शुरू हुए थे चंदा जमा करने, उनके दिल बहुत बड़े और वो जरूर थे। पर आई थिंक जो मैंने नोट किया पिछले 1-1.5 हफ्ते में कि हम आई थिंक थोड़ा रिलैक्स होना शुरू हो गए। I can understand आप क्या कह रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे। मैं talking about the area I live in, people are going in groups and walking। वो I'm okay कि फैमिली के मेंबर्स के लोग जा रहे हैं, वो ठीक है, बट आप मिल के सड़कों पे साइकिलें 20-20 इकट्ठी जा रही है, सो वो अगर आपने मास्क पहने हैं, डिस्टेंस के साथ जा रहे हैं, देन इट्स ओके। बट मैं बार बार ये कहता हूँ सबको, छुट्टियां नहीं है, सो अगर आपने वॉक भी करनी है तो डिस्टेंस देखिए करें, उस टाइम पे करेंगे, लोग थोड़े कम हो। सो ये चीजें आई थिंक उनको बतानी हमें, हम लोगों को, आम लोगों को बतानी बड़ा जरूरी है, अपार्ट फ्रॉम कि डिस्टेंस लेके और किस तरीके से, ऐसे आप कह रहे कंट्रोल लॉकडाउन करना है। वसीम, आपको एक देखना चाहिए, एक पेशाब में क्वारंटीन हो रही है और वहाँ लोग रोटियां खा रहे हैं जो क्वारंटीन के अंदर, आपको वो देखना चाहिए, जरूर सबको देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि देखें, इसमें मैं बार बार एक चीज रिपीट करता हूं, देखें गवर्नमेंट की कैपेसिटी कि इस अकेला इस वायरस का मुकाबला करना वो बहुत कम है। ऐसी जहां भी अगर कोई जो भी माशरा जीतेगा ये जंग, उसके अंदर सारी कौम लड़ेगी और कौम के अंदर फिर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं फिर से कहता हूं कि मुझे काफी तनकीद आ रही है इस चीज के ऊपर, और मैं समझता हूं डॉक्टर्स का कंसर्न कि आपने मस्जिदें खोल दी रमजान के अंदर, लेकिन मैं ये समझता हूं कि क्या ये कौम ने जिम्मेदारी नहीं लेनी? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या मैं अपने लिए कह रहा हूं कि आप घर में इबादत करें? आप जब मस्जिद में जाएंगे तो आपको समझना चाहिए कि उसमें रिस्क है, और जितने आप बेहतियाती करेंगे आप लोगों की जिंदगी रिस्क डाल रहे हैं उसके ऊपर, और तो लिहाजा ये कौम के ऊपर है। आप सबको मिलकर इसका मुकाबला करना पड़ेगा। कोई गवर्नमेंट हुक्म दे के डंडे मार के नहीं करवा सकती कुछ। जी हमारे साथ हैं ताहिर जावेद USA से। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई। वालेकुम जी ताहिर साहब, आप बराह रास्त हैं इस वक्त थान में, प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। मेरा नाम ताहिर नहीं है, मेरा नाम डॉक्टर फजल है सर। अच्छा जी, आप डॉक्टर फजल साहब। जी डॉक्टर साहब। जी सर, बस मुझे गोया मैं डोनेट तो कर रहा हूँ 2,000 यानी 2 लाख रुपीज 4,000 दिरहम, लेकिन मेरी एक गुजारिश है प्राइम मिनिस्टर साहब से भी और आप सब से, लोगों को जो एक बेचैनी होती है कि भाई जो हमारा पैसा जो दिया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब पर यकीनन सबको यकीन है कि ऑनेस्ट पर्सन, लेकिन जो मशीनरी जो काम करती है सरकारी मशीनरी, उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे और कैसे चेक रखेंगे उस पर कि सही तरह पहुंचे? क्योंकि अभी भी जो रिसेंटली जो डिस्ट्रीब्यूट किया था एहसास प्रोग्राम के तहत, तो बहुत सारे लोगों की शिकायतें रही हैं कि सही जगह नहीं जा रहा है, कुछ इसमें खुद हुई है।
तो इस चीजों पे चेक रखने के लिए कोई अब ऐसा प्रोग्राम अनाउंस करेंगे ताकि लोग और कॉन्फिडेंस के साथ आपके पास आए? देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको एक चीज वाजे कर दूं, ये जो प्रोग्राम के जरिए पैसे दिए जा रहे हैं, ये सारों के हमारे पास रिकॉर्ड है किसको पैसे जा रहे हैं। ये जो डेटाबेस ये बड़ी मुश्किल से 10 महीने लगे हैं कि जो सबसे गरीब तबका है उसका डेटाबेस बनाया जाए। ये पुराना भी एक डेटाबेस था, पुराना बिस्प का, उसको अपडेट किया गया, उसमें से लोग 8 लाख लोग निकाले गए, फिर उसमें से नए लोगों को लाया गया और मजीद और लोग आ रहे हैं इसमें जो कि SMS के जरिए, लेकिन उन सबको वेट किया जाता है। और ये आपको यकीन दिला रहा हूं कि इससे बेहतर जितना ये ट्रांसपेरेंट प्रोग्राम हो रहा है, मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। ये हो ही नहीं सकता कि 1-2% कई जगह पे हम सुन रहे हैं चीजें, कई जगह एक जो दुकान में उन्होंने कोई अगर 12,000 में से 1,000 रखा है, उसमें से लोगों को पकड़ा है। इसमें सारी एजेंसीज इन्वॉल्व है। मैं आपको बताऊं, इसमें हमारी FIA, हमारी पुलिस, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और ISI सबसे हमने हेल्प ली हुई है कि मुकम्मल तौर पे इस प्रोग्राम को कामयाब करें और ट्रांसपेरेंट करें। जी, सलमान जुनून के जो सलमान हैं, जो कि खुद भी 14 दिन क्वारंटीन में रहे हैं, उनका फिर उन्होंने रिकवर किया, तो वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं $10,000 प्राइम मिनिस्टर के रिलीफ फंड में। और मजीद भी कॉल्स आ रही हैं और तमाम जो नाजरीन हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पे अकाउंट नंबर भी आ रहा है। और अब हमारे साथ है ताहिर जावेद। जी ताहिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी ताहिर भाई। जी मैं ताहिर जावेद बोल रहा हूँ जी मरदा से। तो पहली बात तो ये कि खान साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को बहुत बहुत मैं इसमें मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि पहले 3-4 हफ्ते पहले जब ये लॉकडाउन की बात कर रहे थे तो हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि जिस तरह जो आज इन्होंने नाम दिया स्मार्ट लॉकडाउन का, लेकिन आज जब इसको कंपेयर करते हैं यहाँ बैठ के अमेरिका के साथ, जहाँ पे मैं जो मैनेजमेंट सब कैपिटल काउंसिल में, तो ये साबित होता है कि जो उन्होंने पाकिस्तान में किया वो वर्क कर रहा है। तो मैं इनको बहुत ज्यादा मुबारकबाद देता हूँ। फिर इनके जो इनिशिएटिव हैं कंस्ट्रक्शन को खोलने मजदूरों के लिए, तो मैं उसके लिए आज 1 करोड़ रुपया खान साहब को भेजूंगा इस प्रोग्राम के अंदर। और आइंदा भी एडवांस फोन कॉल है जैसे भी ये हुक्म करेंगे उसके लिए हम करेंगे यहाँ पे, और बिल्कुल उनके साथ में जैसे भी जहाँ बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिकेट के जमाने में बहुत से पुराने लोगों को याद होगा कि जावेद मियादाद ने एक छक्का मारा था और उस पर कमेंट्री कर रहे थे कौन, जिन्होंने कहा था दैट्स अ 6, वो थे इफ्तिखार अहमद, इफ्ती भाई। वो हैं अब हमारे साथ कनाडा से। अस्सलाम वालेकुम इफ्ती भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी इफ्ती भाई, प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, बाकी मेहमान भी हमारे। वेलकम टू दिस ट्रांसमिशन। क्या कहना चाहेंगे इफ्तिखार भाई? शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम प्राइम मिनिस्टर। इफ्ती क्या हाल है आपका? बड़ी देर होगी, पता नहीं आप टोरंटो में ही ब्रेन ड्रेन हो गए। आजकल तो यहाँ जेल में बैठे हुए हैं, घर में। वैसे ये पहली दफा है कि लोग वहां से पाकिस्तान आने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो हमारी सारी एलीट यहाँ से बाहर जाती है। अब अमेरिका और इंग्लैंड से मेरे पास इतनी रिक्वेस्ट हैं कि वो वापस आना चाहते हैं, किस तरह के PI का जहाज भेजे उनको भेज देंगे। तो इफ्ती आप ठीक हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, फिलहाल तो अल्लाह का शुक्र। मैं ये कहना चाहता था मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, थोड़ी सी पास की बात है कि जब आपने डिसाइड किया था कि पॉलिटिक्स में जाएंगे तो मुझे यकीन था कि आप एक रोज प्राइम मिनिस्टर होंगे। अब आपने वो ओहदा संभाल लिया है। अच्छा, ये जो ओहदा है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स जॉब इन द वर्ल्ड, एंड इन माय ओपिनियन एडमरेबल जॉब। क्यों? क्योंकि आप सबसे पहली चीज मुल्क में ईमानदारी है, दूसरी चीज मुल्क में पैशन ऑफ पॉलिटिक्स जो यूथ को आपने फायर किया, और तीसरी चीज पेट्रियटिज्म वापस। ये और इकोनॉमिक चीजें आप हैंडल कर ही रहे थे कि बहरान वायरस का आ गया। ये मेरे ख्याल में
इससे बड़ा बड़ा दुनिया में कभी आए ही नहीं है, और किसी को नहीं पता है कि ये किस तरफ जा रहा, चाहे वो मुल्क बड़ा हो चाहे छोटा हो, गरीब हो या अमीर हो, किसी के कंट्रोल में ये जो आप कर रहे हैं पाकिस्तान में, दैट इज एज गुड एज एनीवन एल्स इज डूइंग। लेकिन मैं ये सबसे अपील करूंगा कि देखिए, हम सबको इस वक्त यूनाइट होना है और कंट्रीब्यूट करना है। जो जिसकी हैसियत है वो कंट्रीब्यूट करे, जितनी हैसियत है, और जब भी उस पैर पैसा हो तो डालें, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि ये मुल्कों को तबाह कर देगी, इकोनॉमी को तबाह कर देगी। तो हमें पूरी कोशिश करनी होनी चाहिए कि हम इसको डिफीट करें। आपने देखा होगा कि दुनिया में ये एक वॉर डिक्लेयर होगी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दे आर टॉकिंग। तो इसलिए आइए हम सब मिल इसमें इस फंड में पैसे डालें। मैं खुद भी कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा इंशाल्लाह, और यहाँ जितने हैं कैनेडियंस और दूसरे लोग जिनको जानता हूँ उनसे भी कमेंट दूंगा कि आप लोग कॉन्ट्रीब्यूट करें। और मेरे ख्याल में हमें हमारे जो कायद थे, कायद आज़म मोहम्मद अली, वो एक उनका मोटो था, यूनिटी बेस्ड डिसिप्लिन। इस वक्त हमें इस मोटो की बहुत जरूरत है। क्यों यूनिटी? क्योंकि इस को डिफीट करने के लिए, इस लड़ाई को जीतने के लिए, इस वायरस से हमें यूनिटी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया एफटी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर, बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सीईओ जैज है हमारे साथ। जी आमिर इब्राहिम साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। क्या मजीद डोनेट करना चाहेंगे? आपने तो कर लिया पहले। जी 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 देखें, एक सारों के लिए अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट करने के लिए, रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट। और खान साहब ने जिस तरह कहा है कि ये सिर्फ हुकूमत पूरा नहीं कर सकती, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ खास तौर पे कॉर्पोरेट कम्युनिटी के कि वो भी स्टेप अप करें, अपनी जिम्मेदारी का शो करें और पाकिस्तान के लिए इस वक्त मदद करें। एक दो चीजें मैं और बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में 6 करोड़ लोग जो हैं वो जैज इस्तेमाल करते हैं, और आपने टीवी के ऊपर डिस्क्लोज भी किया हुआ है 6677 को। जो आज पैसे डालेगा इस कंट्रीब्यूशन में, जैज उसको डबल अप कर देगी। तो अगर आप 100 रुपए डाल रहे हैं तो जैज अपनी तरफ से 100 रुपए मजीद डालेगी। इसी तरह हमारे 80 लाख कस्टमर्स हैं जो जैज कैश इस्तेमाल करते हैं और जैज कैश से पीएम रिलीफ फंड में पैसे डाल सकते हैं। तो जो लोग जैज कैश के थ्रू इस वक्त पैसे डालेंगे, अगेन हम उसको डबल कर देंगे। तो अगर कोई 1000 रुपए डाल रहा है तो हम 1000 रुपए जैज अपनी तरफ से डालेगा। तो मैं सारे लोगों को दावत देता हूं कि प्लीज इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाएं। ये बहुत बड़े बुरहान से हम गुजर रहे हैं, हुकूमत अकेला नहीं कर सकेगी। और जाती तौर पे मैंने एक कंट्रीब्यूशन दे दिया, मैं वो बताना नहीं चाहता, लेकिन आई होप कि जो भी हमारी कंट्रीब्यूशंस हैं तो पाकिस्तान को इस मुश्किल महल से बाहर निकाल। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। बताना नहीं चाह रहे, बताना नहीं चाहते वो दिल सारों को कहिए जैज के जरिए देते हैं आपको डबल। देखिए अगर आप अपने SMS करते हैं 6677 पे, तो वो कंपनी जो है उसको डबल मैच करके जो करोड़ों प्लेज कर रहे हैं उनको बोले इसके थ्रू वो लोग कर रहे हैं घरों में 20 रुपए पर। लेकिन इनके उन्होंने का नाम नहीं बताना नहीं चाहता कितना कर रहा हूँ। खान साहब दार परवेज भट्टी वाला वाकया याद आ जाता है, वो जो चेक वो आपसे सुनेंगे। लेकिन इस वक्त हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं। आप ये ट्रांसमिशन देखते रहें, क्योंकि इस ट्रांसमिशन के आखिर में मौलाना तारिक जमील